हम हल्दी घाटी में बैठे हैं इस वक्त। डॉक्टर मोहन श्रीमाली जो शिक्षक रहे, शिक्षक से सेवानिवृत्त होने के बाद आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जी जी और ये हल्दी घाटी का ऐतिहासिक जो रण हुआ था उसको आपने इस तरह से ये संग्रहालय बनाते हुए जी हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर यह आइडिया आपको आया किस तरह से। जैसे ये मेरी जन्मस्थली है, यहाँ मैं हल्दी घाटी में मैं पैदा ही हुआ हूँ। जैसे जी। कि म्यूज़ियम बना हुआ है, ये मेरी पेरेंटल है। जी तो मैं हल्दी घाटी में पैदा हुआ, तो यहाँ हमारे पूर्वज लोग भी इतिहास बताते थे कि यहाँ हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। तो उसके बाद सोचते थे कि यहाँ कोई चिन्ह होगा, तो हम देखते थे कि यहाँ कुछ रक्त जैसे घोड़ा मरा उसकी समाधि है, रक्तलय के अंदर जो शहीद है उनकी छतरी है, परंतु ऐसा कोई बड़ा स्मारक नहीं था जिसका महाराणा प्रताप का जो सेक्रीफाइस है, जो उन्होंने देश के लिए त्याग किया है, तो वो दिखाई नहीं देता कहीं। लोगों को इतिहास के बारे में यहाँ जानकारी देने का कोई जगह नहीं थी कि जहाँ महाराणा प्रताप के बारे में वो जान सके कि महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया है। उसके बारे में इतिहास की जानकारी देने के लिए एक म्यूज़ियम होना चाहिए। तो वो एक मेरे दिमाग में बचपन से था। तो हमने सरकारी लेवल पे प्रयास किया, नेता लोगों के पास भी गए, भाई यहाँ कुछ बनाओ आप, तो कुछ हुआ नहीं। तो मेरे गुरु थे फ्रीडम फाइटर बलवंत सिंह मेहता, टोपी वाले जो नजर आ रहे हैं सर, ये टोपी वाला है, ये चौथे नंबर का हाँ फोटो जो है बलवंत सिंह मेहता। ये बलवंत सिंह जी मेहता। हाँ, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और फ्रीडम फाइटर थे और संविधान निर्माता सभा के मेंबर थे। तो मेरी हायर एजुकेशन इनके पास हुई। इन्होंने मेरे को महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल से समझाया। आपने पीएचडी किस विषय पे की? कि मेरे को मानद उपाधि दिया है विक्रमशिला विश्व। अच्छा, इस कारण से उज्जैन से जी जी जी। भी ये काम किया। वैसे एमए किस में किया आपने? एमए नहीं, मैंने बीए बीएड में। अच्छा, ये मानद उपाधि आपको दी गई है कहाँ से? ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से, उज्जैन से। एमपी से। अच्छा अच्छा। जी। तो शिक्षक के बतौर आपने कहाँ तक का अध्यापन किया? मैं 8वीं का हेड मास्टर था। मैं कहाँ रहे आप? मैं यूएस हल्दी घाटी के आसपास ही 22 साल नौकरी यहीं कर लिया आसपास में। अच्छा, शुरुआत कब की 5 थी? किलोमीटर। मैं 76 में मैं टीचर लगा। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? 98 में VRS ले लिया मैंने। घर में कौन कौन है? मिसेज है, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चा इस म्यूजियम को देखता है, बिल्कुल। हमारे हेल्प में कर रहा है अभी। पीएचडी उसने पीएचडी किया इसमें म्यूजियम में, टूरिज्म और इसमें। अच्छा, टूरिज्म में किया। जी। नॉन टूरिज्म तो खैर आप मुझे लगता है कि इस वक्त टूरिज्म का दौर है। जी वैसे हम आबू पर्वत से उतर रहे हैं, टूरिज्म का गढ़ वो रहा। जी जी और हल्दी घाटी तो वैसे भी ऐतिहासिक है, विश्व जानता है अब। जी, पूरे वर्ष पटल पर। और पीएचडी और ये इतिहास में पढ़ाया जा रहा है, पाठ्यक्रम में चल रहा है। लेकिन आपने जो ये ऐतिहासिक काम किया, ये हमें भी फीलिंग हुई। 12 साल पहले मैं भी आया था। जी जी, उसमें बहुत छोटा था, आप देख के गए। हाँ बिल्कुल, आधा ही था, आधा ही था। लेकिन बहुत कुछ था। जी जी पर एक शिक्षक के बतौर आपने जो चीज़ दी है, हज़ारों लाखों शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वो फीलिंग मैं अभी बीच में कह ही रहा था जी जी कि न जाने कितने शिक्षक और प्रोफेसर इस चीज़ को देख रहे हैं। जी जी और एक शिक्षक के द्वारा दिया गया संयोग से अभी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो अभी ऑफिस में ही है। मैंने कहा हम मिलना चाहेंगे। ये शिक्षक का साहब बहुत बड़ा रोल होता है। जी। शिक्षक का एक शिक्षक जो है डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, देश के निर्माताओं को बनाता है, शिक्षक ही है। बिल्कुल। शिक्षक का जितना सम्मान किया जाए, जितना उनको सरकारी तरफ से सुविधाएं दी जाए, मेरे ख्याल तो कम है। क्योंकि शिक्षक ही निर्माता है। अगर शिक्षक का चरित्रवान होगा, अच्छा होगा, तो वो देश के लिए अच्छा सिद्ध होगा। अच्छा, जब ये आपने इसमें ये बनाने का आइडिया आया, और आपने कितनी लागत उस वक्त शुरू की थी, लगाई थी? जब स्ट्रगल बहुत आया है। जैसे मेरे बॉस थे सुभाष गर्ग, जो IAS अफसर थे, जो कलेक्टर थे। कहाँ के? राजसमंद जिला। जी। तो वो मेरे अंदर मेरे को स्कूल के उस ऐसे काम करता था, हट करके बिल्डिंगें बनाना और कोई पेड़ पौधे लगाना, ऐसा कोई रचनात्मक काम करता था। तो मेरे को डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिलते रहते थे। तो वो देखा, यार तुम इतना अच्छे स्कूलों का काम करते हो, तो हल्दी घाटी में पैदा हुए तो महाराणा प्रताप का काम करो। तो हिस्ट्री तो मेरे को बलवंत सिंह जी ने बता दी जी। महाराणा प्रताप ने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे युद्ध किया, तो उन्होंने उसकी पूरी लाइफ मेरे को समझा दी। तो इन्होंने बोला कि यार आप ऐसा करो कि स्कूल तो बनाते हो, इसके साथ एक म्यूज़ियम बनाओ। तो उन्होंने एक आइडिया दिया म्यूज़ियम बनाना। तो मैं एक ट्रेडिशनल म्यूज़ियम बना रहा था, पुराने शस्त्र हैं, पेंटिंग है, जैसे भी होते हैं म्यूज़ियम। तो वो म्यूज़ियम बनाने का आइडिया लेके फिर ये मेरी ज़मीन थी, तो मैंने इसमें काम
चालू किया। अब चालू किया तो फिर हम विशेष हम कई जगह म्यूज़ियम देखने गए। तो इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े म्यूज़ियम वो भी देखा हम। सालार जंग म्यूज़ियम जो कहते हैं कि हैदराबाद में जो है, वो कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। किस चीज़ का था वो? म्यूज़ियम है, बस सामान collection सामान्य है, म्यूज़ियम था सामान वो। है। वो करीब 3-4 घंटे लगते हैं उसको देखने में। तो वो देख करके आए। दिल्ली का म्यूज़ियम देखा, जितने म्यूज़ियम थे सारे देखे। तो वहाँ पर सब हमने ये देखा कि पुराना सामान पड़ा है, उनके कॉस्ट्यूम पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, ताले पड़े हैं, जो भी है बस पुराना चीज़ों का संग्रह है। संग्रहालय में संग्रह है। जी। तो उसी टाइम हम घूमते घूमते गुजरात गए, तो वहाँ पर अक्षरधाम देखा। तो अक्षरधाम का जो है वहाँ पर जो बनाया गया वो स्वामीनारायण की जीवनी पे बनाया गया। तो महाराणा प्रताप का जीवन और उनका जीवन थोड़ा एक जैसा लगा मेरे को। तो वहाँ देखने के बाद वो ऑडियो विजुअल है, तो हमें लगा कि ऐसा म्यूज़ियम बनाया जो अशिक्षित आदमी भी समझ सके और इसको याद रख सके भाई कैसे घटनाएं घटी, क्या हुआ। बाकी पढ़ने से इतना फीलिंग नहीं आता जितना ऑडियो विजुअली आदमी देखता है, फिल्म से देखता है, लाइट एंड साउंड शो से देखता है। वो आइडिया मेरे दिमाग में आया। वो आने के बाद में कलेक्टर ने चढ़ा दिया मेरे को। मैं 3rd ग्रेड टीचर था, मेरे को कलेक्टर गाड़ी में बैठ के घुमाते थे। अच्छा। तो मेरा हौसला बढ़ गया कि आज जो कलेक्टर नमस्ते नहीं करते हैं और आज मेरे गाड़ी में बैठ के घुमाते हैं। फिर हमारा कुंजीलाल जी मीणा कलेक्टर आया उसके बाद में। अच्छा, यहाँ की। हाँ, तो जब मैंने छोटा सा म्यूज़ियम बना दिया था, तो यहाँ जगमोहन जी जो थे केंद्रीय मंत्री, जो वैष्णो देवी का निर्माण किया, आप जहाँ कश्मीर के राज्यपाल भी थे, अच्छा। तो वो इधर विजिट किया था। तो वो मेरे अंदर टूरिज्म वाले ला नहीं रहे थे, तो वो कलेक्टर साहब उनको अंदर लेके आए। सर एक आदमी ने छोटा सा म्यूज़ियम बनाया, आप देखें। तो उन्होंने देखने के बाद में उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला मोहन जी हमारे पास 600 करोड़ का बजट है, अब पैसा चाहिए था वो आपको दे देंगे, पर आपकी जो कल्पना है उसको साकार करो। परंतु मेरे जो बॉस थे, कुंजीलाल जी ले लो, चाहे सुभाष गर्ग ले लो, दीपू प्रेती जी ले लो, इन्होंने बोला नहीं, हेल्प नहीं लेना। अच्छा, बिना हेल्प ले लिया तो फिर ये अड्डा बन जाएगा, सरकारीकरण हो जाएगा। हाँ इसका। इसलिए अपन को एक महाराणा प्रताप अकेले थे और आप अकेले कर सकते हो। क्या बात है। बैंक से आपको लोन मिल जाएगा, वेरी गुड। बैंक लोन दे देगा आपको और हम लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। तो हमने निश्चय कर लिया ठीक है। तो हमने बैंक में फाइल लगा दी लोन की 60 लाख की, इसके बढ़ाने के लिए। तो बैंक से लौटा दी वापस किया। तो टूरिस्ट आते ही नहीं है, टूरिस्ट का फ्लो ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ से रिक्रूटमेंट। अब आज तो आप अपनी देख रहे हैं, आज 2,000 लोग आ रहे हैं पर डे आ रहे हैं। तो उसमें तो 100 लोग आते थे। तो वो बोला आप 1,000 रुपये टिकट लगाओ तो मेरी पेमेंट नहीं कर सकते हमारा, बैंक ने मना कर दिया। तो उसमें बहुत बड़ा झटका लगा हमारे परिवार को, क्योंकि अब न तो कंप्लीट हुआ, नौकरी भी छोड़ दी, VRS का पैसा भी लगा दिया। फिर मैंने प्रॉपर्टी बेची, 4 प्लॉट थे मेरे मकूदे, वो बेचे। अच्छा। यहाँ की 10 बीघा ज़मीन बेची। फिर मिसेज के गोल्ड थे वो गिरवे रखे। फिर प्राइवेट बैंक से एक प्राइवेट बैंक आया, ग्रामीण आंचलिक बहुत बोलते हैं, तो वो उन्होंने 30 लाख रुपये दिया, 1.5% ब्याज पे। उन्होंने फिर 12% भी नहीं दिया। तो बढ़ते क्या करते, 30 लाख लिया। तो करके 1 करोड़ समथिंग से हमने इसको स्टार्ट किया था। इसमें BPL का टीवी और लकड़ी की बेंच लगा करके फिल्म दिखाते थे। अच्छा, यहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ से शुरुआत की। और ये घोड़ा नाला कुत्ता जो, और वो घास की रोटी खा रहे थे, दो एपिसोड थे। पन्नाधाय से उधर आपने जो देखा वो सब बाद में एक्सपांशन हुआ। तो आपकी खुद की ज़मीन पे ये था? ये खुद की ज़मीन है हमारी। लग चुकी होगी आज की तारीख में। ये करीब हमारा साहब यूँ अगर गिने, हम जैसे हमने कोई आर्किटेक्ट मोटा मोटा नहीं, हमने आर्किटेक्ट नहीं रख रखा है, डायरेक्ट कारीगर से काम कराते हैं। तो वो पैसा मैंने बचाया। पत्थर हमारे यही निकल गए। आज अगर बनाने जाए 20 करोड़ से नीचे नहीं पड़ेगी, पर हमारा 10 के आसपास इसकी कीमत 10 अच्छा, ये ऊपर क्या होटल बना था? नहीं, होटल नहीं, वो म्यूजियम ही है। ये ऊपर जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही पैलेस है, बन रहा है। पैलेस के अंदर हमारे मेवाड़ की जो शासन पद्धति है, मेवाड़ में कैसे हमारे यहाँ जैसे आज कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं, वैसे हमारे यहाँ भी ये 16-32 उमराव होते थे। 16 उमराव, फिर 32 उमराव, फिर 64 उमराव, इस तरह से स्टेप बाई स्टेप दायित्व दिया गया था अभी। तो उनकी राय से काम चलता था। और हमारा मेवाड़ का जो राजा होता था वो शिव होता था, मेवाड़ाधिपति एकलिंगनाथ। मतलब शिव ही वो राजा है, राजा दीवान है। राजा अपने आप को राजा नहीं कहता था मेवाड़ का। शिव जो एकलिंग जी मंदिर नाम सुना होगा आपने, एकलिंग जी जो मंदिर है, तो वो शिव को अपना आराध्य देव मानते थे। और वो मेवाड़ाधिपति, मतलब मेवाड़ का राजा वही है, और राजा यहाँ का दीवान है, उनका मुनीम। ये हमारी परंपरा रही थी। वो हम इस म्यूज़ियम के अंदर दिखाएंगे कि हमारा यहाँ राज कैसे चलता था। और मेवाड़ कभी गुलाम नहीं रहा है, अंग्रेज़ों गुलाम भी नहीं रहा है। अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती चली है और उनके साथ मित्रता रही। एक एग्रीमेंट हुआ था कि आपको हमारी, हम गुलाम नहीं, हम आपके साथ मित्रता था। एक सिक्का चलता था, उसमें लिखा रहता था चित्रकूट उदयपुर दोस्ती लंदन। अच्छा, ऐसा सिक्का आज चांदी के सिक्के पे कहीं पुराने मिल जाएगा आपको।
तो मेरा टीचर होने के नाते एक मन में एक जुनून चढ़ा था कि लोगों में देशभक्ति की भावना अगर जगानी है तो महाराणा प्रताप ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप लोगों में देशभक्ति की भावना जगा सकते हो कि अपनी मातृभूमि और अपने देश से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि महाराणा प्रताप ने 21 साल तक प्रतिज्ञा करके जंगलों में रहे, किसके लिए? अपनी मातृभूमि के लिए रहे। तो आने वाली जो जनरेशन है हमारी, उनको इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता है। अब थोड़ा बहुत चला है मेरे ख्याल से, वो भी इतना नहीं जितना होना चाहिए। हमारे बाहर का इतिहास पढ़ाया गया, आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाया गया, पर हमारे यहाँ जो वीरतापूर्ण कई झांसी की रानी, शिवाजी, कई बड़े बड़े लोग हुए हैं देश के लिए। जगह आज भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए हंसते हुए, आज उनको बच्चों को क्या मालूम, आज दिखाओ, क्या पता ही नहीं लगता। ठीक है, भगत सिंह हुए, वह फांसी पर चढ़ गए, तो आज ये जो हमारे देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, त्याग दिया है, आज उनका इतिहास हम बच्चों को ऐसे ऑडियो विजुअल म्यूजियम के द्वारा दिखाएंगे तो वो याद रखेंगे और अपने देश के प्रति उनकी भावनाएं जगेंगी। ये टीचर होने के नाते मैंने एक दायित्व निभाने की कोशिश की और ईश्वर ने मेरे को पात्र माना। सब में तो एक कमरा बनाना मुश्किल होता है, हकीकत में एक कमरा भी अपन नहीं बना सकते। तो ये इतना बड़ा म्यूजियम बन जाना, मतलब एक ऊपर वाली, मतलब देव कृपा मानता हूँ। तो उन्होंने मेरे को पात्र मानना है, मेरे को माध्यम बनाया। मतलब बाकी तो ये काम सरकार का था, सरकार को करना था, हमारा मेरे लेवल का ही नहीं था कि मैं करूँ इसको। और आप लोगों की सबकी भावनाएं जो है, इतने पर्यटक आते हैं तो मेरे को आशीर्वाद देके जाते हैं, शुभकामनाएं देके जाते हैं, तो वो भी मेरे काम आती है। तो उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी और म्यूजियम इसका 4 गुना बड़ा बन रहा है। अभी जो नीचे आप देख के आए, 4 टाइम बड़ा करना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक जो बढ़ रही है उसको देखते और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ है। दूसरा जो एक बीमारी आई कोरोना, उसमें भी लगा कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, तो वो कभी ऐसी बीमारियाँ तो और आती रहेगी देश में। तो इस हिसाब से नया म्यूजियम ऊपर जो चल रहा है, पैलेस वाला आपने देखा, उसके पास में ये म्यूजियम दोनों पास हो हाँ गए। देखा। तो दोनों ये भी ऊपर चला जाए। ये पूरा है मेरा एक सब्जेक्ट और रहा है, राजस्थान की जो रिच कल्चर है वो लुप्त हो रही है। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, हमारे बच्चे सब उस तरह। हमारे पुराने लोगों की लाइफ स्टाइल क्या थी, वो कैसे जीवन जीते थे, कितना संघर्ष में जीवन था। वाटर लिफ्टिंग सिस्टम आपने देखा होगा, चरस लगा रखा है, हमने रेट लगा रखा है, कुछ बैलगाड़ियाँ इकट्ठी कर रखी, जो पुराने ज़माने की बैलगाड़ियाँ के आज से इसके कारीगर भी नहीं है। बिल्कुल। मैंने पुराने वाद्य यंत्र भी इकट्ठे किए हैं, कुछ बर्तन भी इकट्ठे किए। ये जैसे गन्ने की चूस की चरखी से गुड़ कैसे बनता है, ये पुरानी जो गाँव की लाइफ थी और हमारी जो संस्कृति थी, कल्चर थी, वो ख़त्म हो रही है। तो उसका भी एक ये म्यूज़ियम बना रहा हूँ मैं, तो हिस्टोरिकल और हमारे राजस्थान की और आप देखिए, आप हमारे यहाँ 12 कोस पे भाषा चेंज हो जाती है, ड्रेस चेंज हो जाती है। आने वाले समय में देख ही नहीं पाएंगे। आज उन ड्रेसों को हम डिस्प्ले करेंगे कि भाई मारवाड़ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, मेवाड़ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, हाड़ौती के कैसे कपड़े पहनते हैं, सवाई माधोपुर के लोग कैसे पहनते हैं, जयपुर की ड्रेस कैसी है। कॉस्ट्यूम पहन करके अगर उनको खड़ा किया जाए ये जयपुरी है, तो एक हमारी पहचान, जो पुराने ज़माने की पहचान, वो एक जिंदा रहेगी। ये हम प्रयास कर रहे हैं इस पर। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये आता है, आपने तो इसके सेवानिवृत्त लिए और बहुत ऊंचाई हासिल की, ऐतिहासिक काम आपने किया, जी अब आपको कैसा, जिसे संतोष कहते हैं, सेटिस्फेक्शन, जी। मुझे लगता है कि हम कोई भी काम करें, सर्विस करते हुए भी रिटायर हो जाते हैं और अंत का निष्कर्ष ये निकलता है कि मृत्यु तो सुनिश्चित है। फिक्स है। हाँ, वो अब आपकी फीलिंग क्या आती है ये सब करने के बाद, क्या लगता है? मैं मानता हूँ कि मैंने जो कल्पना की 1% की और मेरे को 1000 गुना ईश्वर ने दे दिया। मतलब कल्पना से बाहर हो गया। मतलब मैं इतना गदगद हूँ कि मतलब ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा काम मेरे हाथ से करा दिया, निर्विघ्न। इतना बड़ा विघ्न कोई नहीं है। ठीक है, थोड़ा वो संकट जो आया, संघर्ष आया, और संघर्ष से जो चीज़ सफलता मिलती है, उस मज़ा, आनंद भी उसी में आता है। तो संघर्ष के बिना संघर्ष के तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो जो संतुष्टि का तो मैं मुकाबले क्या करूँ साहब, मैं तो राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका, 3 बार स्टेट अवार्ड मिला, हज़ारों अवार्ड मिले, कोई कमी नहीं। अब कोई मेरे को सम्मानित भी करता है, मुझे लगता ही नहीं मेरे को कोई सम्मानित कर रहा है। तो मैं मतलब भगवान दया से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। लोग मेहनत बहुत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, उसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती। तो आज ईश्वर ने मेरे को मान, सम्मान, पैसा, सब कुछ दिया है। इसका मतलब तो ये निकल के आता है कि अगर आदमी सपना देखता है, जी अगर सपना बड़ा देखा, जी, वो पूरा भी होता है एक दिन, पूरा होता है। इससे ही साबित होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा वीडियो के बाद में कि डॉक्टर मोहन श्रीमाली से मिलने के बाद कि सपना बड़ा देखना चाहिए। जी बिल्कुल।
भले उस वक्त बड़ा लगे हाँ। लेकिन वो पूरा होता है। और पूरा होता है। अगर जुनून धन्यवाद। है, आपका जुनून है